हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग समावेशी शिक्षा का 2016 का पेपर देखेंगे कि 2016 में आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये 50 नंबर का होता है, आप लोग को 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। आप लोग अगर अच्छे से करके जाएंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो हम लोग सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सभी को देख के चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, और बुक के जो प्रश्न होते हैं जैसे अति लघुत्तरी हो गया, बहुविकल्पी, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक से भी क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट फंसते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि कितनी होती है। इसका आंसर बताइए आप लोग। 70 से कम होती है, या फिर 70 से कम 80 वाले होते हैं, या फिर 90 से 110 वाले होते हैं, या 110 के ऊपर वाले होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 से 110। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका बुद्धि लाब्धि कितना होता है, 90 से 110। ठीक है, आप लोग से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका बुद्धि लाब्धि कितना होना चाहिए। टर्मन ने कितना बताया कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाला बच्चा कहा है। देखिए वो कौन है जिन्होंने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को क्या कहा कि ये बालक दुर्लभ गुण वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। हेविट ने कहा है, या फिर हिवर्ड ने कहा है, या क्रो एंड क्रो ने कहा है, या फिर क्रिक ने कहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हेविट ने कहा कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं वो दुर्लभ गुण के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया गया। जो आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्गों में। जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं। देखिए जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो उनको ना अगर आप कोई लेंस वगैरह लगाएंगे तो पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो उनको कौन सा लेंस लगाना चाहिए जिसकी सहायता से बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की सहायता। अगर बच्चों को आप उत्तल लेंस का चश्मा पहना देते हैं जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो वो आसानी से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे में दोष हो सकता है। जो बच्चे श्रवण दोष से ग्रसित है उसमें क्या दोष हो सकता है। कान से बाहर, या फिर कान के अंदर, या कान के मध्य, या उपयुक्त तीनों। देखिए जो श्रवण दोष ग्रसित बच्चे हैं उनके कान के बाहर भी प्रॉब्लम हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकता है, कान के मध्य हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चे को सुनने का डेसिबल स्तर क्या होता है। जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका सुनने का जो डेसिबल का स्तर होता है वो कितना होता है। 55 से 51 होता है, या 51 से 69 होता है, 70 से 89 होता है, फिर 90 से 100 होता है। देखिए जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका जो होता है वो 90 से 100 डेसिबल तक का होता है। ठीक है, उनके सुनने का स्तर जो होता है 90 से 100 डेसिबल तक होता है, तभी तो पूर्ण रूप से क्या है, श्रवण बाधित बच्चे हैं, इनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चे की विशेषताएं नहीं है। इसमें नॉट पूछा है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए किसमें नॉट पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना। देखिए मेरुदंड का वक्र होना मतलब कि जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है वो कर्व हो जाता है, या फिर हो जाएगा विकृत नितंब, या फिर पावफिरा। ये जो तीनों ऑप्शन है बी, सी, डी, ये तो अस्थिबाधित बच्चे की विशेषताएं आती है, तो पहचान है अस्थिबाधित बच्चे की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो हकलाना अस्थिबाधित बच्चों की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, इसमें नॉट पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हकलाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है। देखिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, उनकी पहचान, उनकी विशेषताएं, सारा कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन नवयुवक को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। जो निर्देशन होता है नवयुवक को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से
सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ठीक है, किसने कहा है? तो बताइए, जोन्स ने कहा है, शिक्षा आयोग ने कहा है, या फिर राइवर ने कहा है, या फिर स्किनर है? किसकी कथन है ये? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किनर का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, कथन किसका? देखिए, अभिप्राय परामर्श का क्या अभिप्राय है? जिसमें एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता दी जाती है, तो ये कथन किसका है? इसको किसने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्ल रोजर्स का। ठीक है, यह कथन किसका है? कार्ल रोजर्स का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। परामर्श में व्यक्ति को किस प्रकार के समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है? किस प्रकार से? गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, या फिर डी कहानी के माध्यम से? देखिए, जो परामर्श होता है ना, वो दिया जाता है वार्तालाप के माध्यम से। एक दूसरे से वार्तालाप करके उनकी क्या समस्याएं हैं उसके अनुसार उनको परामर्श दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए, लखनऊ में है, बरेली में, या वाराणसी में, या इलाहाबाद में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रयागराज में आपका मनोशाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? परामर्श से संबंधित जिले के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिला का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, या जिला मजिस्ट्रेट, या जिला अधिकारी, या जिला विधायक निरीक्षक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वही परामर्श की समिति का नेतृत्व करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने के लिए प्रमुख रूप से सहायक है। बाल अवरोध है उसकी समस्या को रोकने के लिए प्रमुख रूप से क्या सहायक है? शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन, या निर्देशन एवं परामर्श? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, बालक को किस प्रकार की समस्या है, निर्देशन, उसको गाइड दे के, उसको परामर्श दे करके हम लोग उसकी समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है। देखिए, निर्देशन और परामर्श आपको किस लिए दिया जाता है, उसमें क्या बताया जाता है? पहला ऑप्शन है क्या करने योग्य है, दूसरा ऑप्शन है क्या न करने योग्य है, तीसरा ऑप्शन है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको जब परामर्श या निर्देश दिया जाता है तो बताया जाता है कि आपके लिए क्या चीज़ करने योग्य है और क्या न करने योग्य है, किस चीज़ को आप करें और किसको न करें। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न को देख लिया। अब हम देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य। देखिए आप लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप लोग को समावेशी शिक्षा किस लिए पढ़ाया जा रहा है, किस उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है कि आप सभी प्रकार के बच्चों को, जितने भी बच्चे होते हैं उनमें बिना भेदभाव किए सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठा के क्लास में पढ़ाया। ठीक है, उसी को तो समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर उसका दो उद्देश्य पूछा है। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है समावेशी शिक्षा एवं सामान्य बालकों के मध्य सामंजस्य स्थापित बिठा सके। देखिए, जो समावेशी बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं, उनके मध्य सामंजस्य बिठा सके। वो बच्चे क्या करें, आपस में घुल मिलकर बैठकर एक ही क्लास में पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्म, जाति, लिंग, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव न करके समस्त बालकों को समान शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए, हमें जितने भी बच्चे होते हैं उनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सबको समान रूप से शिक्षा देना है, एक ही क्लास में बैठा के सबको समान रूप से शिक्षा देना है। ठीक है, ये हो गया आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? समावेशी शिक्षा के
अंतर्गत सामान्य बालक के साथ साथ समावेशित बालक। देखिए समावेशित बालक कौन है? जितने भी विशिष्ट बालक है, जैसे वो शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, बौद्धिक रूप से विकृत बालक, जैसे कि आपके प्रतिभाशाली बालक भी आ सकते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आ सकते हैं, शारीरिक अक्षम वाले बालक भी आ सकते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी आ सकते हैं। ये सब क्या है? विशिष्ट बालक है। तो सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक भी इसके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है? सामान्य बच्चों के साथ जो समावेशित बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, उन्हीं को एक ही क्लास में एक छत के नीचे बैठा के एक ही टीचर द्वारा पढ़ाया जाना ही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती है? जो सामान्य बच्चे होते हैं वो विशिष्ट बच्चों से किस प्रकार से उनके मानसिक की भिन्नताएं होती है? देखिए, जो सामान्य बालक होते हैं बालकों की तुलना में मस्तिष्क पूर्णतः स्वस्थ एवं रोगमुक्त होता है। जो सामान्य बालक होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो पूर्णतः स्वस्थ होता है और रोगमुक्त होता है। ठीक है, और सामान्य बालकों की बुद्धि लाभ भी हम लोग ऊपर में देखे कितना था, 90 से 110 के बीच। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाभ कितना होता है? 90 से 110 के बीच में होता है। ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा, सामान्य बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है जिससे उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलती है। देखिए, जो सामान्य बालक होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं, जिससे उनको उनके कार्यों में सफलता आसानी से मिल जाती है। ठीक है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है, जो भी आप पढ़ाएंगे उनको जो भी समझाएंगे वो अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। सामान्य बच्चे की विशेषताएं क्या है? देखिए, जो सामान्य बच्चा होता है, सामान्य बच्चा आशावादी होता है, उभयमुखी होता है, सामाजिक होता है तथा व्यवहारिक प्रवृत्ति होते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं वो आशावादी होते हैं, उभयमुखी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और व्यवहारिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य बालक परिवार, पड़ोस, समाज, विद्यालय के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं। देखिए, जो सामान्य बालक होते हैं वो अपने परिवार में हो या फिर पड़ोस में या स्कूल में आसानी से घुल मिल जाते हैं, सबके साथ आसानी से समायोजन स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, ये सामान्य बालकों की विशेषताएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिछड़े बच्चे से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, मैंने पिछड़ा बालक आप लोग को पढ़ाया है, पिछड़े बच्चे से क्या अभिप्राय है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लाब्धि औसत से कम होती है। ऐसे बालकों की विचारशीलता की क्षमता का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। जो पिछड़े बालक होते हैं ना, उनका सामान्य बालकों से बुद्धि लाब्धि ना थोड़ी सी, उनका IQ थोड़ा सा कम होता है। पिछड़े बालक विद्यालय के कार्यों में सामान्य रूप से प्रगति करने में असमर्थता दिखाई देते हैं, जबकि उनकी तुलना में उन्हीं की आयु के समक्ष बच्चे से की जाती है तो उनमें शैक्षिक कमी दृष्टिगत होती है। देखिए, आप इसको इस प्रकार से समझिए कि कोई एक बच्चा है ना, 14 साल का है, उसको अपने आयु के हिसाब से रहना चाहिए क्लास 9th में। ठीक है, वो 14 साल का है तो वो उसको अपने आयु के हिसाब से क्लास 9th में रहना चाहिए, बट वो क्लास 9th में ना होकर के क्लास 8th या 7th में है और वो क्लास 8th या 7th का भी काम करने में असमर्थ है। जो क्लास 8th का या 7th का सिलेबस है जो उसमें पढ़ाया जाता है वो उसको पढ़ने में या वो कार्य करने में असमर्थ है, तो बच्चा क्या कहलाता है? पिछड़ा हुआ बालक कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। जो बालक अपने आयु के अनुसार उनको जिस कक्षा में रहना चाहिए उसमें ना हो करके उसकी निचली कक्षा में रहते हैं और उस कक्षा के कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनका बुद्धि लाब्धि हम लोग कैसे निकालते हैं, वही सूत्र पूछा हुआ कि जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो बुद्धि लाब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये फॉर्मूला कौन दिया है, बुद्धि लाब्धि का फॉर्मूला कौन दिया है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्मन ने बताया है कि IQ का जो फॉर्मूला होता है वो MA/CA इंटू 100 होता है। ठीक है, MA क्या है? आपका मानसिक आयु है, CA क्या है? आपका वास्तविक आयु है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों की सभी प्रकार बताइए। देखिए, जो आंशिक
रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन सा होता है वो हम देखेंगे। पहला है दृष्टिबाधित बालक, दूसरा श्रवण बाधित बालक, तीसरा है वाक बाधित बालक और चौथा है हमारा अस्थि बाधित बालक। तो ये 4 प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ठीक है, ये उनका 4 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्र में देखने की अक्षमता कितनी होती है। देखिए, वे बालक जो आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं उनके नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। देखिए, जो बच्चे होते हैं आंशिक रूप से थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो उनके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हमारे अंदर प्रतिबिंब, कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत तीव्रता के साथ उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इन बच्चों में जो प्रतिबिंब बनता है वो धीमे गति से बनता है, बहुत स्लोली बनता है, ठीक है। इनकी दृष्टि क्षमता 20/70 होती है, अर्थात सामान्य बालक यदि किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकते हैं तो दृष्टिबाधित बालक 20 फीट पर रखी हुई वस्तु को देखने के योग्य होंगे। देखिए, इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे कि कोई वस्तु रखा है, ठीक है, जो सामान्य बालक है वो 70 फीट की दूरी से उस वस्तु को देख ले रहा है, बट जो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित बालक है वो उस वस्तु को देखने के लिए बच्चा क्या करेगा, 20 फीट की दूरी पे जाएगा, तब वो वस्तु उसको दिखाई देंगी। जो सामान्य बच्चों को 70 फीट से दूरी पे वस्तु दिखाई देती है वो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित बालकों को क्या 20 फीट की दूरी पर दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष क्या है, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, वाक विकार एक प्रकार की अधिगम दोष है जिसके अंतर्गत छात्र ध्वनि को समझकर उसका कूटानुवाद मतलब डिकोडिंग एवं शीघ्र प्रति उत्तर नहीं कर पाता अथवा इसे करने में उसे कठिनाई होती है। इस समस्या से ग्रसित छात्रों को भाषा को समझने एवं नामों को दोहराने में अधिक समय लगता है। देखिए, वाक दोष का मतलब क्या है कि जैसे आप जो बच्चा वाक दोष से ग्रसित है, अगर उसके सामने आप कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसके अंदर डिकोडिंग मतलब उसके अंदर वो चीज़ें डिकोड बहुत लेट में होती है, ठीक है, टाइम लगता है उनको समझने में कि आप क्या बोले हैं। आप जैसे किसी बच्चे के सामने कुछ बोल दिए, वो तुरंत समझ नहीं पाता क्या बोले हैं, तो वो देरी से समझता है और उसका उत्तर क्या होता है, देरी से देता है, मतलब थोड़ा टाइम लेने के बाद उसका उत्तर देता है, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ें डिकोड होती हैं, आप जो बोले हैं वो देरी से उनको समझ में आता है कि आप क्या चीज़ बोले हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थि-बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण बताइए। जो अस्थि-बाधित बच्चे होते हैं उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो आप लोग खुद अपने से भी लिख सकते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अस्थि-बाधित अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता तथा मांसपेशियों में सहयोग का अभाव होता है। देखिए, जो अस्थि-बाधित बच्चे होते हैं ना, उनके अंगों पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, अच्छे से कंट्रोल नहीं होता, और उनकी मांसपेशियाँ जो होती है सहयोग का अभाव, उनकी मांसपेशियाँ ठीक से काम नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैसाखी की सहायता से चलते हैं। अस्थि-बाधित बच्चे बैसाखी की सहायता से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लड़खड़ा कर चलते हैं। बच्चों के पैरों में प्रॉब्लम है तो लड़खड़ा कर चलते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, अंगुली, गर्दन आदि का विकृत होना, ठीक है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है, हाथ फिरा हुआ, पैर फिरा हो सकता है, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, अस्थि-बाधित बच्चे के लक्षण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। देखिए, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, लिंग, भाषा, धर्म वर्ग आदि के समूह के बच्चे आते हैं, ठीक है। देखिए, असुविधा संपन्न मतलब कि वे बच्चा जिसको अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने शिक्षा के लिए न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिल पाती, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ने के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं होती है, बुक्स, पेन, कॉपी, वो चीज़ें नहीं मिल पाती, तो वो बच्चा क्या होता है, पिछड़ा हुआ बच्चा, वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा असुविधा वाला या फिर वंचित वाला कहलाता है, ठीक है। जिस बच्चे को अपने विकास, अपनी प्रगति हेतु न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त न हो, वो समाज से हो सकता है, घर से, परिवार से, कहीं से भी, तो वो बच्चा क्या कहलाता है, अपवंचक बच्चा कहलाता है, ठीक है, वंचित बच्चा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन एवं परामर्श
किन दृष्टिकोण में आवश्यक है। जो निर्देशन होता है, गाइडेंस जो हम लोग देते हैं बच्चों को, परामर्श देते हैं, वो किन दृष्टिकोण में आवश्यक होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामाजिक रूप से होती है, शैक्षिक रूप से होती है, हर प्रकार से निर्देशन की, गाइडेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समस्या के निदान के लिए, समस्या समाधान में सहायक, समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने हेतु, व्यक्तिगत समस्या, मतलब किसी जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग अपनी समस्याएं होती हैं, तो उनके समाधान हेतु उनको निर्देश दिया जाता है, उनको परामर्श दिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, ठीक है। व्यवसायिक समस्या, अगर किसी को व्यवसाय में समस्या या शैक्षिक समस्या है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी समस्या है, समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु, व्यक्ति के विकास हेतु, बीमारियों के निदान एवं उपचार, मानसिक रोगियों के उपचार हेतु परामर्श की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, वो चाहे बीमारी हो या फिर शिक्षा में समस्या हो या फिर व्यवसाय में समस्या या फिर किसी का व्यक्तिगत समस्या हो, ठीक है, सबको निर्देश और परामर्श की ज़रूरत होती है। और गाइडेंस और परामर्श इसीलिए दिया जाता है कि ताकि किसी की भी जो भी समस्या, जिसको जिस प्रकार से समस्या है उसका समाधान हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श की क्या उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य है हम लोग देखेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर परामर्श का क्या उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बालक से जुड़े सभी व्यक्ति, जैसे शिक्षक हो गए, निर्देशक हो गए, प्रदाता हो गए, अभिभावक हो गए, चिकित्सा अधिकारी हो गए या फिर विद्यालय के कर्मचारी हो गए, उनमें सभी में सामंजस्य का उद्देश्य, ठीक है। जैसे जो जितने भी लोग बालक से जुड़े होते हैं, शिक्षक हो या फिर अभिभावक हो या फिर चिकित्सा कर्मचारी, कोई भी हो, विद्यालय का कर्मचारी हो, सब में एक प्रकार से क्या हो, सामंजस्य हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य कि माध्यमिक स्तर पर देखेंगे हम लोग इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, माध्यमिक स्तर पर नवीन विद्यालय जीवन से परिचित कराने, विचार चयन में सहायक, विषय चयन में सहायक, जैसे जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके अनुसार उसको उसके विषय चयन में सहायता करना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकता है, मतलब किसी को अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो उसका समाधान करना, वातावरण निर्माण एवं सहयोग समन्वय का उद्देश्य निहित है। विद्यालय में छात्रों के विकास, शिक्षा, मनोविज्ञान विकास, सांस्कृतिक क्रियाकलाप से संबंधित सूचनाओं के रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अति आवश्यक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पे। ये हम देखेंगे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे इसका उद्देश्य क्या है। इस स्तर पर अधिकतर युवक में पर्याप्त गंभीरता, उत्तरदायित्व का बोध, उद्देश्य का निर्धारण का उद्देश्य। देखिए, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवक होते हैं उनके बीच गंभीरता हो, वो अपने उत्तरदायित्व को समझे और उद्देश्य का निर्धारण करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, परामर्श और परामर्श का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजीपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। डीजीपी का पूरा नाम क्या है और इससे आशय क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, डीजीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, ठीक है। ये एक प्रकार का इससे क्या करते हैं, इससे बच्चों को निर्देश देते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी है जिससे बच्चों को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। डीजीपी का पूरा नाम है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, जिसका तात्पर्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को उनके मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुकूल डिजिटल तरीके से निर्देशन प्रदान करना, ठीक है। देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको डिजिटल तरीके से निर्देशन प्रदान करना, ठीक है। जिस बच्चे को जिस प्रकार से ज़रूरत है उसको उस प्रकार से निर्देशन देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, पर्यवेक्षण शिक्षा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। शिक्षा के उत्पादन में वृद्धि हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए बच्चों को, उसके लिए आवश्यक है। दूसरा है, पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सुनियोजित तथा सुसंगठित रूप से प्रदान करने के लिए। देखिए, तीसरा है क्या कि जो पर्यवेक्षण होता है उसके द्वारा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सुनियोजित करके उसे सुसंगठित रूप प्रदान करने के लिए ये आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यवेक्षण का महत्व समन्वय स्थापित करने में सर्वाधिक अधिक है। इसके द्वारा शैक्षिक कार्यकर्ताओं, शिक्षक, छात्रों आदि सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, पर्यवेक्षण शैक्षिक योजना में सहायक होता है। जो पर्यवेक्षण होता है शैक्षिक योजना में सहायक होता है। पर्यवेक्षण द्वारा
ही तैयार की गई रूपरेखा के आधार पर शिक्षा की योजना तैयार की जाती है। देखिए, पर्यवेक्षण के द्वारा ही जो तैयार की गई है हमारी रूपरेखा, उसके आधार पर शिक्षा का योजना तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है इसका, पर्यवेक्षण की आवश्यकता सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए। ठीक है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या, किस लिए, सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोगों ने 2016 का पेपर सारा पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज हम लोगों ने 2016 का पेपर देख लिया कि किस प्रकार 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों का एक एक करके सारा पेपर डिस्कस करा दूंगी ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।